नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार झा। परख के पिछले 2 एपिसोड में हमने कोविड संकट के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों की चर्चा की थी। हमने यह भी देखा था कि श्रम कानूनों में होने वाला इस तरह का बदलाव कोई आज अचानक से होने वाली घटना नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी पहले से बदलाव किए जा रहे हैं और इसके पीछे एक व्यवस्थित सोच और प्रक्रिया काम कर रही है। पिछले एपिसोड में हमने फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट जैसे कई महत्वपूर्ण कानूनों में किए जा रहे बदलावों को समझा था। परख के आज के एपिसोड में हम इन कानूनों में होने वाले बदलावों की वजह से श्रमिकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन कानूनों में बदलावों की वजह से फॉर्मल सेक्टर के अंदर एक बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर तैयार हो रहा है। मैंने पिछले एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण कानूनों में किए जा रहे बदलावों के ऊपर चर्चा की थी और इसमें जैसे फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट जैसे कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं। उदाहरण के लिए से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अध्याय 5B में छटनी से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान उन सभी उपक्रमों पर लागू होते हैं जहां 100 से ज़्यादा श्रमिक हों। कई राज्य सरकारों ने इस मानदंड को बढ़ाकर 300 कर दिया है। जहां 300 से कम श्रमिक होंगे वहां ले ऑफ और रिट्रेचमेंट से संबंधित प्रावधान लागू ही नहीं होंगे और उन्हें जब मर्जी तब नियोक्ता काम से निकाल सकते हैं। इससे वैसे इंडस्ट्री जहां 300 से कम श्रमिक हैं वहां कोई भी श्रमिक मजदूरी या दूसरे तरह के समस्याओं को लेकर नियोक्ता के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहेगा कि इसके लिए उन्हें काम से निकाला जा सकता है। इसी तरह हमने फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा की थी और उसमें हमने देखा था कि फैक्ट्री एक्ट की परिभाषा जो सेक्शन 2M के अंतर्गत दी गई है उसके अंतर्गत पावर के साथ 10 और बिना पावर के 20 श्रमिकों के मानदंड को रखा गया है। लेकिन अब इस मानदंड को बदल के 20 एवं 40 किया जा रहा है, यानी कि विथ पावर 20 और बिना पावर के जहां 40 श्रमिक कार्य करते हैं, उससे ज़्यादा श्रमिक कार्य करते हैं, उन्हीं उपक्रमों को फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। इसका यह प्रभाव होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट जहां पावर के साथ 20 और बिना पावर के 40 तक श्रमिक काम करते हैं वे फैक्ट्री एक्ट की परिभाषा से ही बाहर हो जाएंगे और जब इनका फैक्ट्री के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फैक्ट्री एक्ट के विभिन्न प्रावधान भी वहां लागू नहीं हो पाएंगे और वहां काम करने वाले श्रमिक विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। इससे असंगठित क्षेत्र का दायरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ ना तो, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ ना तो काम के घंटे का कोई हिसाब होता है और ना ही न्यूनतम मजदूरी या अन्य प्रावधानों का ही कोई निगरानी होती है कि इस तरह के प्रावधान वहाँ लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जो असंगठित क्षेत्र के लिए 2007 में अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया था। उस रिपोर्ट के अंदर भी अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी ने असंगठित क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संगठित क्षेत्र को परिभाषित किया और संगठित क्षेत्र की परिभाषा करने के लिए इन्होंने फैक्ट्री एक्ट का सहारा लिया, क्योंकि अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी का मानना था कि यदि किसी यूनिट्स में 10 या उससे ज़्यादा श्रमिक अगर कार्य कर रहे होंगे तो उसे फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा और जब वो यूनिट फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा तो स्वतः ही फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो श्रमिकों के लिए कई सारे सामाजिक सुरक्षा के मानदंड निर्धारित किए गए हैं वो सारे श्रमिक उन
कानूनों के संरक्षण में आ जाएंगे। इसलिए इन्होंने जो असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया उसमें वैसे उपक्रमों को शामिल किया जहां की 10 से कम संख्या में श्रमिक कार्य कर रहे हैं, यानी वे वैसे श्रमिक हैं जो कि जिन्हें जो किसी भी तरीके के सामाजिक सुरक्षा कवर से बाहर हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के सेक्शन 2F और सेक्शन 2L के अंतर्गत भी क्रमशः संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है और इसके अंतर्गत भी ये 10 श्रमिकों के क्राइटेरिया को आधार बनाया गया है। यहाँ तक कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी संगठित उद्यम की शब्दावली का प्रयोग उन इकाइयों के संदर्भ में करता है जिसमें पावर के साथ 10 या इससे ज़्यादा श्रमिक और बिना पावर के 20 या उससे ज़्यादा श्रमिक कार्य करते हों। इसलिए जब यहाँ तथाकथित लेबर रिफॉर्म के अंतर्गत फैक्ट्री की परिभाषा में बदलाव करके इसमें पावर के साथ 20 और बिना पावर के 40 श्रमिकों का मानदंड निर्धारित किया जा रहा है, तो स्वतः ही यह एक बड़ी संख्या में वैसे उपक्रमों को इसकी परिभाषा से बाहर कर देता है जहां श्रमिकों की संख्या 20 से कम है और इस तरह से उन उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कानूनों के संरक्षण से भी वंचित कर देता है। यहाँ ये उल्लेख करना भी मुझे ज़रूरी जान पड़ता है कि पिछले एपिसोड में भी हमने चर्चा किया था कि जो श्रम कानूनों और उसमें होने वाले जो बदलाव के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि वस्तुतः संगठित क्षेत्र से संबंधित जो वस्तुतः संगठित क्षेत्र संबंधित जिसका दायरा महज 6 से 7% तक है। यानी कि जो अभी के समय में जो श्रम कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे एक बड़ी संख्या में जो असंगठित श्रमिक हैं उसके ऊपर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि ये सारे जो कानून हैं वो मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र से ही संबंधित है। इसलिए कई सारे जो लेख पिछले दिनों सामने आए उसमें इस तरह का आर्गुमेंट भी था कि इससे बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो कानून में बदलाव किए जा रहे हैं ये महज संगठित क्षेत्र से संबंधित है जिसका दायरा महज 6 से 7% है, जबकि 93 to 94% श्रमिक हमारे असंगठित क्षेत्र में है। लेकिन हमें यहाँ पर दूसरे पक्ष को यदि हम देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं ये असंगठित क्षेत्र के साथ भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भले ही ये असंगठित क्षेत्र के ऊपर सीधे सीधे इसका प्रभाव ना पड़े, लेकिन जब यहाँ फैक्ट्री की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, जब यहाँ फैक्ट्री की परिभाषा को 10 से बढ़ाकर 20 श्रमिकों का क्राइटेरिया बना दिया जाएगा और बिना पावर के 20 को बढ़ाकर 40 श्रमिक क्राइटेरिया बना दिया जाएगा, तो वैसे में क्या होगा कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छोटे छोटे उपक्रम में काम करने वाले श्रमिक स्वतः ही श्रमिक कानूनों के संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे और वो सभी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। और जिस असंगठित क्षेत्र में कि न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और कई सारे दूसरे तरह के उपबंधों को लागू कर पाना हमारी सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से खास करके उदारीकरण के बाद अगर हम प्रकाश डालें तो उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद से एक अलग तरीके की टेंडेंसी बड़े बड़े उपक्रमों के अंतर्गत, इंडस्ट्री के अंतर्गत डेवलप हुई है, क्योंकि बड़े उपक्रमों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अगर नियोक्ता किसी कार्य के लिए श्रमिकों को रखते हैं तो इतने सारे श्रम कानून हैं कि उनको एक बार रख लेने के पश्चात वो कई सारे श्रम कानूनों के दायरे में आ जाएंगे और उनको ना तो अपनी मर्जी से वो निकाल सकते हैं और ना ही उसके ऊपर कोई इस तरह का मनमाना तरीका अपना सकते हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं वो भी आजकल कई सारे प्रोडक्ट को आउटसोर्स करने लगे हैं, यानी कुछ प्रोडक्ट को तैयार करने का ठेका बाहर ठेकेदार को दे दिया जाता है और वो
छोटे छोटे उपक्रमों से उस सामान को तैयार करवाते हैं, और जब वो सामान तैयार हो जाता है तो उसे एक जगह इकट्ठा करके फिर उसे पुनः फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में उसको पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से जो ये छोटे छोटे उपक्रम में ये सामान तैयार होते हैं, वो सामान तो बड़े बड़े फैक्ट्री का तैयार होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री का तैयार होता है, लेकिन वहाँ काम करने वाले जो श्रमिक हैं, चूँकि वो फैक्ट्री एक्ट की परिभाषा में भी नहीं आ पाता है वो छोटे छोटे उपक्रम, इसलिए वो श्रम कानूनों के जो भी बनाए गए श्रम कानून हैं, उनके जो भी संरक्षण है, उनसे बाहर रह जाते हैं। उन्हें उसकी कोई गारंटी नहीं मिल पाती। वहाँ ये भी पता नहीं चल पाता है कि वहाँ मिनिमम वेजेज पे किया जा रहा है कि नहीं, वहाँ कितना ओवर टाइम किया जा रहा है, बच्चे कितने काम कर रहे हैं, कहीं बच्चों से ज़्यादा काम तो नहीं करवाया जा रहा है। तो इस तरह के जो रेगुलेशन है वो वहाँ पर पालन नहीं हो पाते, या पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी हम निगरानी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये एक बड़ी चुनौती है, और ये आज के दौर में और भी ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ा है। इस तरह की टेंडेंसी बढ़ी है, क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट तैयार कर पाना, क्योंकि वहाँ पर लेबर कानून ठीक से लागू नहीं होता है, तो इसलिए वो उसका कॉस्ट भी काफ़ी कम आता है, तो और श्रम कानूनों से भी नियोक्ता बच जाते हैं लागू करने से। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से जो संशोधन हो रहे हैं, इसका सीधा सा प्रभाव उन श्रमिकों के ऊपर भी बड़ी संख्या में पड़ता है। इसके अलावा एक दूसरी जो टेंडेंसी देखी जा रही है, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाने की प्रवृत्ति भी है। संगठित क्षेत्र के अंदर अस्थायी भर्तियों को रोककर अनुबंध पर काम करवाने की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी है। खासकर 2006 में सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस उमा देवी के केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से बड़े बड़े उपक्रमों में बहुत बड़ी संख्या में ठेका मजदूरों की संख्या में इजाफा हुआ है। उमा देवी के केस में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की पीठ ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 की व्याख्या करते हुए व्यवस्था दी कि नियोक्ता द्वारा स्थापित नियमों से अलग हटकर अस्थायी और आकस्मिक आधार पर रखे गए कर्मचारी अपनी सेवा के नियमितीकरण यानी रेगुलराइजेशन की मांग नहीं कर सकते हैं, चाहे वे इस कार्य को सालों से लगातार कर रहे हों। इस तरह से यहाँ न्यायालय ने 2001 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में दिए गए अपने ही निर्णय को पलट दिया। न्यायालय ने तर्क दिया कि ऐसे सभी कर्मचारी पिछले दरवाजे से आए हैं, इसीलिए इसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है। इस तरह से जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारियों को 240 दिन या लंबे समय से काम करने के वजह से और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान सेक्शन 10 और दूसरे प्रावधानों के अंतर्गत उसे रेगुलराइज कर दिया जा रहा था, उसे यहाँ न्यायालय ने पलट दिया और न्यायालय ने इसे एक बैकडोर एंट्री बताया। हालांकि न्यायालय का यह निर्णय अपनी जगह सही था, क्योंकि इसमें नियुक्ति के लिए एक स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने की बात की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में उपक्रमों ने श्रमिकों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखना शुरू कर दिया। इसमें केवल निजी उपक्रम ही नहीं बल्कि सरकारी उपक्रमों के अंदर भी हम इस तरह की प्रवृत्ति देखते हैं। मसलन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी दफ्तर, हर जगह हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। क्योंकि संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अस्थायी श्रमिकों की तुलना में कम वेतन देना पड़ता है। इनके पास सामाजिक सुरक्षा भी अपेक्षाकृत रूप से कम होता है, अतः कभी भी इन्हें नौकरी जाने का डर होता है और नौकरी जाने के डर से ये कभी भी नियोक्ता के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। इसलिए नियोक्ता के लिए श्रमिकों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखना हमेशा ही एक बेहतर विकल्प होता है, हमेशा ही फायदे का सौदा होता है। इन वजहों से अब नियोक्ता को कठोर श्रमिक संरक्षण कानून से बचने के लिए असंगठित क्षेत्र की तरफ जाने की भी ज़रूरत
नहीं होती है जो इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करवाते थे, अब वो बल्कि वे उसी फर्म में कॉन्ट्रैक्ट में श्रमिकों को रख सकते हैं। इस तरह से नियोक्ता अपने उपक्रमों में अस्थायी श्रमिकों को रखने की ओर ज़्यादा प्रवृत्त हैं जहां रोजगार संरक्षण से संबंधित कानून लागू नहीं होते हैं। इस बात से भी स्पष्ट होता है जब हम विभिन्न उपक्रमों के अंदर श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की दर को देखते हैं। खास करके उदारीकरण के दौर में कई सरकारी उपक्रमों के निजीकरण एवं विनिवेश की बात भी होती रहती है। निजीकरण की प्रक्रिया के साथ हम देखते हैं कि व्यापक स्तर पर श्रमिकों की छटनी हो रही है, तो अस्थायी श्रमिकों की संख्या कम की जा रही है, जिसमें छटनी के अंतर्गत हम देखते हैं जैसे VRS स्कीम वगैरह को लाया जा रहा है। और जैसे उदाहरण के लिए 2001 में जब भारत एल्यूमिनियम कंपनी का विनिवेश हुआ तो उसके बाद जो वहाँ प्रक्रिया अपनाई, वहाँ पर भी इस तरह के आरोप लगे कि वहाँ कर्मचारियों को, श्रमिकों को ज़बरदस्ती VRS लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और इस पर वीवी गिरी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट भी निकाली थी जिस पर कि संसद में इस पर सवाल भी पूछे गए थे। तो इस तरह से जो यहाँ एक तरफ तो दिखाई देता है कि श्रमिकों की संख्या कम हो रही है इन उपक्रमों के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ श्रमिकों की संख्या कम होने के बावजूद यहाँ उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ जिसकी वजह से कम श्रमिकों की वजह से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। लेकिन सारिद के भौमिक जो अपना शोध प्रेजेंट करते हैं, सारिद के भौमिक ने 12 कारखानों में अपना एक्सपेरिमेंट किया और इसके सर्वेक्षण के आधार पर वो बताते हैं कि जिन कारखानों में इन अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं हो रहा है वहाँ भी श्रमिकों की संख्या में कमी आई है, जबकि इसके उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए जब इस मुद्दे पर हम विचार करते हैं तो दो तथ्य सामने आते हैं। प्रथम तो अब अस्थायी रोजगार की संख्या में कमी कर अस्थायी एवं अनौपचारिक मजदूरी पर बल दिया जा रहा है तथा ठेके पर काम कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये असंगठित मजदूर न केवल सस्ते होते हैं बल्कि इन्हें नियंत्रित करना भी आसान होता है। और इसका दूसरा कारण यह है कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत से काम छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों से ठेके पर करवा रही हैं। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत परिभाषा से मैं बता रहा था डिस्कस करते समय कि छोटे छोटे जो स्मॉल यूनिट्स हैं तो वहाँ पर कैसे आउटसोर्स करके बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ से काम करवा रही हैं। और जब इस फैक्ट्री एक्ट के परिभाषा को और संशोधन करके 10 के कटरिया को 20 और 20 कटरिया को 40 बना दिया जाएगा तो इस तरह की चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इन छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों की जो पूंजी है वो कम होती है एवं इसके मजदूरों की संख्या भी कम होती है। इसलिए ये कई तरह के मजदूरी कानूनों के दायरे में नहीं आती हैं। श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आने की वजह से यहाँ ना तो श्रमिकों को किसी प्रकार की खास सुविधाएं मिलती हैं और ना ही उचित मजदूरी ही दिया जाता है। इस प्रकार सस्ते मजदूर होने के कारण उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इससे बड़ी कंपनियां भी कई श्रम कानूनों को लागू करने के झंझट से भी बच जाती है। जैसे कि एक तरफ तो बाहर से काम करवा लिए तो लेबर वहाँ सस्ता है तो चीप लेबर में और कम इन्वेस्टमेंट में वहाँ से प्रोडक्शन हो गया, और दूसरी तरफ जो अगर उन श्रमिकों को फैक्ट्री के अंदर लगाते तो उसमें कई सारे श्रम कानूनों का रेगुलेशन का उसके ऊपर एक उसमें बंध जाते कानून के अंतर्गत, तो उससे भी ये कंपनियां यहाँ बच जाती हैं। तो उपरोक्त दोनों ही जो कारण हैं वो संगठित या औपचारिक क्षेत्र के अंदर असंगठित या अनौपचारिक प्रकृति के रोजगार में हो रही वृद्धि की तरफ इशारा करता है। अस्थायी प्रकृति के रोजगार में ठेका श्रमिकों को रखने के कारण श्रम कानूनों के उल्लंघन एवं श्रमिकों के शोषण को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कई उपक्रमों में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले श्रमिकों को महज सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाती है जो उसी काम में लगे अस्थायी श्रमिकों के वेतन से काफ़ी कम होता है।
यहाँ तक कि असंगठित क्षेत्र पर अगर हम देखें तो वहाँ तो स्मॉल यूनिट्स के अंदर बामुश्किल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी मिल पाता है, बल्कि वहाँ न्यूनतम मजदूरी भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसको भी रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, और वहाँ कार्य के घंटे भी 10 से 12 घंटे का होता है। तो यहाँ में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि न्यूनतम मजदूरी बस तो न्यूनतम होता है, तथा यह जरूरी नहीं कि यह उचित मजदूरी भी हो, और उचित मजदूरी भी, और यहाँ पर ये दोनों के अंदर अंतर बताते हुए हमें यह भी समझना होगा कि ना तो ये उचित मजदूरी है, बल्कि आज के दौर में किस तरह से इसी को वास्तविक मजदूरी बना दिया जा रहा है। वस्तुतः आज जिस न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान को लेकर भी इस तरह का विवाद चल रहा है कि जिससे कि न्यूनतम मजदूरी को वास्तविक मजदूरी बनाने की कोशिश चल रही है इस सेक्टर में, तो हमें यह भी समझनी जरूरत है कि न्यूनतम मजदूरी क्या है और ये कैसे अस्तित्व में आया। वैसे 1946 में पहली बार हम देखते हैं कि 1946 में स्टैंडिंग लेबर कमेटी ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे और न्यूनतम मजदूरी को लेकर एक अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया था, और इसी के बाद 1948 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने को लेकर कानून पास हुआ। लेकिन ये शेड्यूल इंडस्ट्रीज़ के लिए था, जैसे कि ये गवर्नमेंट के ऊपर था कि वो जिन इंडस्ट्रीज़ को इसके अंतर्गत सूची में ले आएगा वहाँ पर इसके प्रावधान लागू होंगे। तो इस मतलब कहने का मतलब है कि इसको लेकर एक लंबा प्रयास वगैरह चलना शुरू हुआ, ये सारी चीज़ चलती रही। इसी बीच न्यायालय के अंदर भी केसेज आते हैं, जैसे 1955 में विजय कॉटन मिल्स का भी केस हम देख सकते हैं। विजय कॉटन मिल्स के केस में न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान का मौलिक अधिकार के साथ एक कंट्राडिक्शन को लेकर विवाद सामने आया, और इसमें बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट है व्यवसाय करने का, तो ये कहीं ना कहीं अगर हम इसके ऊपर न्यूनतम मजदूरी को इम्पोज करते हैं व्यवसाय के ऊपर, तो वो इसके व्यवसाय करने के स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगाता है। जो कि तो यहाँ पर एक तरफ तो 19(1)(g) फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अनुच्छेद 43 के अंतर्गत इस तरह के प्रतिष्ठापूर्ण उसमें ऐसा व्यवस्था करने की बात की गई है ताकि एक सम्मानपूर्ण वेज वगैरह मिल सके इस तरह का। तो इसमें दोनों के बीच में एक कंट्राडिक्शन जब यहाँ दिखाई देता है, तो इसको लेकर न्यायालय ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि यहाँ इन दोनों के बीच में इसे एक कंट्राडिक्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि न्यूनतम मजदूरी देना किसी भी उपक्रम का एक प्राथमिक मूलभूत उसकी कर्तव्य होना चाहिए, और यदि कोई उपक्रम न्यूनतम मजदूरी देने में भी अक्षम है तो उस उपक्रम को अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि आगे चल के भी फिर 1948 में ही इसके पहले जो फेयर वेज कमेटी है उसने न्यूनतम मजदूरी को डिफाइन करने के लिए इसके अंदर किन किन चीज़ों को रखने की बात की थी। तो फेयर वेजेस कमेटी 1948 में जो बना था, इसने न्यूनतम मजदूरी में उन चीज़ों को भी शामिल करने की ज़रूरत बताई, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ताकि श्रमिकों की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है वो बना रहे, उसको नुकसान ना हो। तो इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य चीज़ों को भी शामिल करने पर बल दिया गया था। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि 1957 में 15वें लेबर कॉन्फ्रेंस द्वारा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए कुछ गाइडलाइन बनाया गया, और इसमें जो गाइडलाइन बनाया गया उसमें एक आइडियल फैमिली का आकार लिया गया कि एक व्यक्ति के कमाने के ऊपर 3 डिपेंडेंट इसके ऊपर होंगे, तो वो एक आइडियल फैमिली होगा। तो उसकी ज़रूरत आइडियल फैमिली जो एक 4 मेंबर से बनी हुई फैमिली है, उसमें निर्धारित जो मानक है कैलोरी का, उतना कैलोरी के लायक जो भोजन मिल सके, इतना पैसा मिले। जैसे निर्धारित मानक हम देखते हैं कि जो रूरल एरिया में 2400 कैलोरी और शहरी एरिया में 2100 कैलोरी निर्धारित है, तो इतना कैलोरी के लायक भोजन मिल सके। दूसरा, जो इसमें प्रति व्यक्ति 18 गज कपड़ा
साल में 18 गज कपड़ा और उसमें 4 आदमी के हिसाब से 72 गज कपड़ा उसको पूर्ति हो सके। तीसरा, जो इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के साइज के बराबर जो घर है, उस घर में रहने के लायक जो किराया होता है वो किराया उसके अंतर्गत सन्निहित हो। इसके अलावा ईंधन, लाइट एवं दूसरी अन्य चीज़ें जो हैं उन सबको मिलाकर न्यूनतम मजदूरी का 20% उस पर भी उसका 20% हिस्सा इन चीज़ों का भी होना चाहिए। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अनुमोदित किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ अन्य दूसरी चीज़ों को भी जोड़ा, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, न्यूनतम रूप से पर्व एवं त्यौहार को एवं समारोह को मना पाने का खर्च, और साथ ही जो वृद्धावस्था और शादी का जो से संबंधित जो खर्च वगैरह होते हैं वो भी 25% न्यूनतम मजदूरी का वो होना चाहिए। तो इस तरह से कई सारे गाइडलाइन को दर्शा के ये न्यूनतम मजदूरी का एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि कितना न्यूनतम मजदूरी श्रमिक को दिया जाएगा जिसमें कि ये सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो सकती हैं। तो हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जो न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है वो न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम है, और उससे यदि 1 रुपये भी मजदूर को अगर कम वहाँ मजदूरी मिलती है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मद में उसे भरपाई उसकी कमी होगी और उसे उसके भरपाई करनी होगी। लेकिन आज के समय में तो न्यूनतम मजदूरी यहाँ फेयर मजदूरी नहीं है, उचित वेज नहीं है, ये न्यूनतम है जो सरकार ने बनाया कि इससे कम आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, जो कई सारे जो स्मॉल यूनिट्स हैं, कई सारे जो ठेके पर, जो बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर ठेके पर जो काम करवाए जा रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ इस न्यूनतम मजदूरी के क्राइटेरिया को ही एक्चुअल मजदूरी क्राइटेरिया के रूप में लागू कर दिया गया है। अब न्यूनतम मजदूरी अगर फर्म अगर किसी को पे कर रहा है तो कानूनी रूप से वो बिल्कुल सही है, कानूनी रूप से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन जब हम उसी फर्म में उसी काम के लिए अस्थाई श्रमिकों के वेज से जब उसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी काम के लिए एक अस्थाई श्रमिक को 2 गुने 3 गुने तक वेज मिल रहा होता है, जबकि एक कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उसे केवल मिनिमम वेज मिल रहा होता है। तो इस तरह से इसमें भी एक बड़ी समस्या दिखाई देती है। और ये एक न्यूनतम मजदूरी को लेकर एक जो इसको एक्चुअल मजदूरी के ऊपर स्थापित कर दिया जा रहा है तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। कैसे इससे श्रमिकों के ऊपर, श्रमिकों की जीविका के ऊपर, उस पर इसका प्रभाव हो सकता है। इसलिए जब श्रम कानूनों में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, जो ठेका प्रथा आदि के द्वारा हम देखते हैं, जिसमें कि न्यूनतम मजदूरी वगैरह को भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल है, वहाँ उसी को वास्तविक मजदूरी बना दिया जा रहा है। तो इस तरह का जब बदलाव होता है तो ये इनफॉर्मल सेक्टर को बढ़ा रहा है, और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वहाँ स्वतः ही यह इसलिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। और इसलिए यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो हम बना रहे हैं इससे श्रमिकों को कितना लाभ मिल पाएगा, कितनी चीज़ें उसको मिल पाएंगे। इसी तरह से जब हम ट्रेड यूनियन एक्ट के ऊपर देखते हैं तो ट्रेड यूनियन एक्ट को लाने में या ट्रेड यूनियन की भूमिका को जब हम देखते हैं तो ऐतिहासिक रूप से इसका एक लंबा संघर्ष रहा है। जैसा कि हमने पीछे के एपिसोड में चर्चा किया है कि यहाँ भारत में जो श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जो शुरुआती आरंभिक दौर में जो प्रयास हो रहे होते हैं, जो फर्स्ट कारखाना कानून 1881 में पास हुआ या उसके पहले की जो स्थिति है, तो यहाँ पर श्रमिकों का काफ़ी शोषण होता था। और शोषण होने की वजह से क्या होता था, यहाँ चीप लेबर अवेलेबल था, जिसकी वजह से यहाँ का जो प्रोडक्ट तैयार होता था उसकी कीमत काफ़ी कम होती थी। और यहाँ का प्रोडक्ट जब ब्रिटेन पहुँचता था तो वहाँ के व्यापारियों को उससे कंपटीशन फेस करना पड़ता था। इसलिए वहाँ के व्यापारी यहाँ के श्रमिकों के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया कि भारत में भी श्रमिकों को लेकर कुछ कानून होने चाहिए, लॉ होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर श्रमिक अधिकारों का
शोषण होता, श्रमिकों का उल्लंघन होता है, अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर चीप लेबर है और वहाँ के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। तो ये सारे सवाल वहाँ जो वो व्यापारी लोग उठा रहे थे यहाँ के श्रमिकों के अधिकारों के लिए आवाज़, वो इसलिए नहीं उठा रहे थे कि वो यहाँ के श्रमिकों के लिए कोई कंसर्न था, बल्कि वो अपने एक जो प्रतियोगिता उनको फेस करनी पड़ रही थी उससे सामना करने के लिए वो उन चीज़ों को उठा रहे थे। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर कई सारे श्रम कानून पास होते हैं। जैसे हम देखते हैं 1881 में फर्स्ट कारखाना कानून पास हुआ, 1891 में दूसरा कारखाना कानून पास हुआ, 1911 में तीसरा कारखाना कानून आता है, जिसमें कि 12 घंटे कार्य के घंटे को निर्धारित किया गया पुरुषों के लिए। तो इस तरह से कुछ जो श्रम कानून है उस समय पारित होने शुरू हुए थे। और यहाँ पर कुछ उस समय संगठन भी यहाँ कार्य कर रहे थे, छोटे छोटे संगठन, जिसमें कि जैसे इनिशियल जो वहाँ पर श्रमिक कानून यहाँ डेवलप होता है उसमें जैसे NM लोखंडे का जो योगदान था, या फिर या दूसरी तरफ हम देखते हैं जिसमें BP वाडिया जैसे लोग हैं। BP वाडिया 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किए थे। तो इस शुरुआती दौर में कुछ प्रयास हो रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि 1918 में महात्मा गांधी भी मजदूर महाजन की स्थापना करते हैं अहमदाबाद में। जब अहमदाबाद में 1917 में गवर्नमेंट ने बोनस 70% बोनस स्टार्ट किया था देने के लिए, और 1918 में उसको बंद कर दिया। तो इसके अगेंस्ट में वहाँ के जो श्रमिक थे वो हड़ताल पर बैठ गए। वो लोग 50% कम से कम बोनस की डिमांड कर रहे थे। इन लोगों ने महात्मा गांधी को नेतृत्व देने के लिए आमंत्रित किया, और महात्मा गांधी ने उसमें बार्गेनिंग किया। पहली बार यहाँ पर बार्गेनिंग प्रोसेस के द्वारा 27% के आसपास जो है यहाँ 27.5% बोनस को रिटेन करने में ये सक्षम हुए। तो पहली बार यहाँ पर दिखाया था कि यूनियन की एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पर मैनेजमेंट से कुछ चीज़ों को मनवाया जा सका। तो यहाँ मजदूर महाजन की जब स्थापना गांधी जी ने की, तो इस बीच कई सारे कांग्रेस के लीडर्स थे, वो भी ट्रेड यूनियंस के महत्व को समझ रहे थे। और ये उस समय उनकी इच्छा थी कि क्यों ना एक ऐसा ट्रेड यूनियन हो ऑल इंडिया लेवल पर जिसमें श्रमिकों को भी संगठित कर सकें, और उनको हम स्वतंत्रता आंदोलन में भी उसको प्रयोग कर सकें। इसी सोच के साथ 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके बाद 1922 में चौथा फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, जिसमें कार्य के घंटे को 12 घंटे से घटाकर 10 घंटे निर्धारित किया गया। फिर 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट भी पास हुआ। हालांकि आगे चलकर AITUC में कुछ मतभेद भी सामने आए, क्योंकि इसमें 3 विचारधारा के लोग सम्मिलित थे। मॉडरेट, जिसमें MN जोशी और BB गिरी जैसे लोग थे, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट, जिसमें एस डांगे और MN रॉय जैसे लोग शामिल थे। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने जब विटले कमीशन के अध्यक्षता में रॉयल कमीशन का गठन किया, तो जो मॉडरेट्स धारा के जो लोग थे वो इस कमीशन के साथ सहयोग करना चाहते थे, और ये ब्रिटिश लेबर पार्टी है उसके साथ ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ जुड़ के ILO में भी भागीदारी करना चाहते थे। तो जब ये विटले कमीशन जब इंडिया आया, तो उस समय इसमें जब सहमति नहीं बन पाई, तो इसकी वजह से यहाँ मॉडरेट्स का ग्रुप इससे अलग हो गया, और एक अलग यूनियन इन्होंने अपना बनाया, जो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। फिर 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में AITUC को शामिल करने की मांग का विरोध करते हुए वामपंथी धारा भी इससे अलग हो गया और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना लिया। हालांकि 1934 और 1940 में पुनः इन दोनों ग्रुप्स ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और फिर से इसमें ये वापस भी आए, क्योंकि 1934 तक, जब 1930 में जो आर्थिक संकट आया था, तो इस समय जो मजदूरों के ऊपर जो एक बोझ पड़ा, तो जो वामपंथी धारा था उसने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया, और 1934 में ये पुनः AITUC में शामिल हो गई। और 1934 में ही हम देखते हैं कि रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर श्रमिकों के कार्य के घंटे को हफ्ता में
54 घंटे निश्चित किया गया। इसी तरह से जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और श्रमिकों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, तो इस समय मॉडरेट्स ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और 1940 में मॉडरेट्स ग्रुप भी AITUC में शामिल हो गया। लेकिन जब 1947 में ये जब लगभग साफ हो गया कि अब देश की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है और कांग्रेस के पास सत्ता आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी को अपना एक ट्रेड यूनियन का ज़रूरत महसूस हुआ और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने AITUC से अलग होके इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक की स्थापना कर ली। और इसी तरह देखते हैं कि कई सारे दूसरी पार्टियों ने भी, जैसे 1948 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने हिंद मजदूर पंचायत की स्थापना की। 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो इसने 1955 में भारतीय मजदूर संघ के नाम से अपना ट्रेड यूनियन बना लिया। इसी तरह से 1970 में जब कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ तो CPIM ने सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन C2 की स्थापना कर ली। इस तरह धीरे धीरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सब ने अपना अपना एक ट्रेड यूनियन बना लिया। वस्तुतः ट्रेड यूनियनों की शक्ति का सबसे बड़ा कारण शायद ये था कि ये राजनीतिक दलों के साथ संबद्ध थी, लेकिन यही संबद्धता उसके लिए शायद सबसे बड़ा अभिशाप भी बन गई। आगे चलकर जैसे जैसे राजनीतिक दलों में बिखराव आता गया, उनकी विचारधारा एवं हितों के अनुकूल न केवल ट्रेड यूनियन टूटते चले गए, बल्कि जब अधिकांश पार्टियों ने उदारीकरण की नीति का समर्थन कर दिया तो श्रमिकों की आवाज़ लगभग दब सी गई है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए कठोर शर्तें, संगठित क्षेत्र के सिमटते आकार और बड़ी संख्या में संविदा श्रमिकों की वजह से ट्रेड यूनियन के सामने भी काफ़ी चुनौती खड़ी हुई है। सुप्रिया राय चौधरी ने बेंगलोर में 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो हड़ताल हुए थे उसका उन्होंने अध्ययन किया है। उनके अनुसार यहाँ पेप्सी, टोयोटा और बाटा में किए गए एक अध्ययन को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया है कि इन कंपनियों में ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई हड़ताल इसीलिए असफल हो गई क्योंकि इनके समक्ष बड़ी संख्या में ठेका मजदूरों का एक रिजर्व बल उपलब्ध था, जिसे नियमित श्रमिकों की जगह काम पर लगा दिया गया। क्योंकि ठेका श्रमिक के अंदर हमेशा ये डर रहता है कि वो अगर नियोक्ता की बात को नहीं मानेंगे तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा, तो उन्हें जो भी आदेश नियोक्ता की तरफ से दिया जाता है वो उसको पालन करने के लिए मजबूर होते हैं। इस तरह उदारीकरण के दौर में असंगठित एवं अनौपचारिक श्रमिकों की बढ़ती संख्या ने ट्रेड यूनियनों के मोल भाव की शक्ति को भी छीन कर दिया है। साथ ही श्रम कानूनों में हो रहे संशोधनों द्वारा इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और भी ज़्यादा कठिन बनाया जा रहा है। तो ये एक और भी ज़्यादा एक चुनौती ट्रेड यूनियन के सामने खड़ी कर दिया है। वस्तुतः आज जब सरकारें श्रमिकों के कार्य के घंटे को बढ़ाकर 72 घंटे तक कर रही हैं, दिन के दैनिक कार्य घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक कर रही है, तो इस तरह के श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। तो ऐसे में नीति निर्धारकों को 1946 में BR अम्बेडकर द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेबर मेंबर के रूप में प्रस्तुत फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल और उनके भाषण को पढ़ना चाहिए, जिसमें वे 1919 के वाशिंगटन कन्वेंशन का हवाला देते हुए कार्य के घंटे को 48 घंटे करने की तरफदारी कर रहे हैं। इसमें BR अम्बेडकर साफ तौर पे इसमें बताते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है। उनका आर्गुमेंट है कि इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य भी इससे ठीक रहेगा और कार्य का घंटा कम होने से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के अवसर को भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि श्रम कानूनों के अंदर जो अभी बदलाव किए जा रहे हैं वो वस्तुतः अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य और जीवन पर इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। समाज में हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा खाई चौड़ी होती जा रही है। इसीलिए श्रम कानूनों में कोई भी बदलाव करते समय गांधी जी के उस जंतर को याद करने की ज़रूरत है कि
इस कदम से समाज के अंतिम व्यक्ति का कितना भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्रम सुधार से संबंधित परख के आज की परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कमल सर का भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। नमस्कार।